Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग आपका क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे. जो इसके इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि पहले से जो आपका क्लास 9 में इंटेक्स क्वेश्चन होते थे वो थोड़े से होते थे और उनमें टाइम भी नहीं लगता था, जिसकी वजह से हम लोग फटाफट कर लेते थे. लेकिन अब क्लास 10 में इंटेक्स क्वेश्चन की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए उनके लिए एक सेपरेट वीडियो होना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पे अच्छी तरह समझ सको और उसमें हमारे पास टाइम की भी पाबंदी नहीं होगी. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू ओनली स्टडी इन दिस वीडियो. वी आर गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन, बट द इंटेक्स क्वेश्चन एंड द एक्सरसाइजेज वुड बी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो चलिए डियर स्टूडेंट, आज इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे. तो ये चैप्टर क्लास 10th का फाउंडेशनल चैप्टर है केमिस्ट्री का, एंड वैसे भी फाउंडेशनल चैप्टर ही है, तो ये चैप्टर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर की कहानी डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट होती है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस से, जो आपका क्लास 7th का साइंस का टॉपिक था. तो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क लेफ्ट इन द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. आपने देखा होगा बच्चे जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर में छोड़ते हैं समर्स के टाइम पे, तो थोड़ा कर्डल होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि एक नया प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे आपका केमिकल चेंज है. ठीक है, तो एन आयरन तवा पैन नेल इज एक्सपोज टू ह्यूमन टेम्परेचर एटमोसफेयर. ह्यूमन मतलब वाटर भी है उसमें, वाइड एटमोसफेयर में जब हम उसे छोड़ते हैं आपने देखा होगा कि थोड़ा सा उसमें जंक जैसा जो है लगने लग जाता है. ठीक है, रस्टिंग होने लग जाती है. राइट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स फर्मेंट होते हैं. आपने देखा होगा ग्रेप्स से वाइन बनाई जाती है फर्मेंटेशन से, तो उसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है. फूड इज कुक्ड, जब फूड बना दिया जाता है तो बच्चे फूड को वापस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते. राइट, मतलब कि भाई वापस से आपने ऑब्टेन कर लिया कि भाई अभी खाना पका दिया, अब मैंने जो है वापस से रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन कर लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते. राइट, तो ये भी आपका क्या होता है, केमिकल चेंज होता है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. यस, अगेन ये भी जो है केमिकल चेंज है. ये देखिए, फूड आपने खाया एज अ रॉ मटेरियल, अब उसको आपकी बॉडी ने पूरा डाइजेस्ट कर दिया. डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन कर दिया उस फूड का डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में. तो डिस्टिंग यहाँ पे भी अगेन क्या है, आपका केमिकल चेंज है. ठीक है, क्योंकि अब आपका वो जो फूड है डाइजेस्ट हो गया, लास्ट में क्या बन गया, लास्ट में वो जो है आपका वेस्ट मटेरियल भी जो है क्या बन गया, आपका जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो आपकी बॉडी में है वो जनरेट हो गया. मतलब वो फूड बेसिकली वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो गया. राइट, तो इससे अब वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग वापस से फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज. नाउ वी रेस्पायर. रेस्पायर का मतलब क्या होता है, रेस्पायर मतलब कि आपने ऑक्सीजन ली और वो ऑक्सीजन फिर जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल में, उससे कंबाइन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है. तो यहाँ पे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और तो इसीलिए इसको भी हम लोग केमिकल चेंज में रखते हैं. तो ऋषि ये सारे ही क्या थे, केमिकल चेंज थे, और इन सभी चीज़ों में क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है, तो इन द अबव सिचुएशन नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by the chemical reaction. How do we come to know what is chemical reaction? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer to these questions. तो डिस्टिंग यहाँ पे पहले पैराग्राफ में ही आपको यही बताना चाह रहे हैं, ये जो भी केसेस हमने पढ़े इस समय क्या होता है, केमिकल चेंज हो रहा था. और ये केमिकल चेंज किसकी मदद से हो रहा था, केमिकल रिएक्शन की मदद से. ठीक है, केमिकल, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आपकी जो NCERT है वो सीधे मुँह बात नहीं करती है, आपको पता है. तो यहाँ पे इसने आपको बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं वो नहीं दी, जो आपको जानना ज़रूरी है. कई बार एग्जाम में आ जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, इस तरह से. तो आपको पता होना ज़रूरी है बच्चे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. सबसे पहले अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो चेंज में आपके दो टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था. तो जब आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज करी जाती है ऑब्जेक्ट की, कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं. और केमिकल चेंज वो होता है जब आपका जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन के मतलब केमिकल रिएक्शन में जाते हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज. ठीक है, अब डिस्टर अगर मैं नेक्स्ट में आऊँ
तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका अगर मैं केमिकल रिएक्शन के टॉपिक में हूँ तो केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये आपकी क्या थी, डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन की। अब इसको और भी अच्छी तरह हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। सारी एक्टिविटी आपकी क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन एक्टिविटी से बन के आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, caution, this activity needs the teacher's assistance and it would be better if students would wear the eyeglasses. Okay, तो अब देखो टीचर, ये जो एक्टिविटी है इसको टीचर का असिस्टेंस चाहिए। असिस्टेंस क्यों चाहिए इसको टीचर का, क्योंकि टीचर इसमें आप लोग मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न करोगे, ठीक है। अब जब मैग्नीशियम रिबन आप बर्न करते हो तो वो डार्जलिंग वाइट फ्लेम में बर्न करता है, बट कई बार बच्चे जो है वो उसको अपने पास ले आते हैं या उनसे जो है कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका हाथ जल सकता है। तो इसलिए टीचर उनके साथ होना चाहिए, टीचर का असिस्टेंस उनको चाहिए, राइट। अब दूसरे स्टूडेंट शुड वेयर द सूटेबल ग्लासेस, उनको सूटेबल ग्लास पहने चाहिए। केमिस्ट्री लैब में जब आप जाओगे तो ग्लास आपको पहनाया जाता है, आपको एक कोड भी मिलता है, लेकिन ये 11th क्लास में मिलता है, क्योंकि 11th क्लास में डियर स्टूडेंट आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुद करने पड़ते हैं। इसलिए जो बच्चे 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेते हैं, यानी कि या पीसीबी लेंगे या पीसीएम लेंगे, तो उन दोनों ही बच्चों को केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स खुद करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको कोट और जो सूटेबल ग्लासेस होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। क्लीन द मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। तो 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको उसको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है, खुरदुरा सा होता है, राइट। उसको यूज़ करके आपको जो है उसको क्लीन करना है, ठीक है। अब क्लीन क्यों करते हैं उसको भी आगे समझेंगे। होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टंग्स एंड बर्न इट यूजिंग द स्पिरिट लैम्प बर्नर एंड कलेक्ट एश फॉर्म्ड इन द वॉच ग्रास एज शोन। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग अवे एज फार एज पॉसिबल इन योर आइज। तो आपको क्या करना है, अब आपको पेयर ऑफ टंग्स आपने देखा होगा मम्मियों के पास होता नहीं है, चिमटा, चिमटा आपको लेना होता है, ठीक है। ये बर्न इट यूजिंग स्पिरिट लैम्प आपने देखा होगा, उसके अंदर अल्कोहल होता है जिनको जो जल जाता है, और उसकी वजह से स्पिरिट लैम्प जो है जलता है, आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा, ठीक है। बर्नर आपको लेना है, कलेक्ट करना है ऐश जो कि फॉर्म होगा, ऐश मतलब कि राख जो फॉर्म होगी बाय बर्निंग दिस, और उसके बाद फिर उसको आपको वॉच ग्लास में जो है कलेक्ट कर लेना है। मैग्नीशियम रिबन को जो है बहुत फार रखना है जितना पॉसिबल हो सके आई से, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या दिया है इन्होंने। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder। तो आपने देखा होगा टेस्ट में कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ये बर्न करता है विद डार्जलिंग वाइट फ्लेम। डार्जलिंग वाइट फ्लेम मतलब ये एकदम वाइट कलर इसमें आता है, बहुत अच्छा प्यारा सा, और वाइट पाउडर जो है इसमें चेंज हो जाता है। इस पाउडर को टेस्ट में हम लोग क्या कहते हैं, इस पाउडर को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, विच इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब डियर what are the changes when occur what are the changes which occur when the reaction has taken place। तो ये आपका क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसमें आपको 5 चीज़ें दी है, ठीक है। ये पांचों जो आपकी चीज़ें हैं आप मेंशन करके आओगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, इसमें सिर्फ 4 ही दिए हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी इसमें, ठीक है। और इससे पहले डियर अगर मैं बात करूँ कि आपने सैंड पेपर से क्यों रब करा था, सैंड पेपर से इसलिए रब करा था कि बच्चा मैग्नीशियम जो है बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत अपने ऊपर बना लेता है, तो जिसकी वजह से हम उसको बर्न नहीं कर पाते, राइट। तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम उसको रिमूव करने के लिए उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। अब आप आ जाते हैं एक्टिविटी 1.2 में। तो टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन आपको लेना है। लेड नाइट्रेट मतलब क्या हो, देखो PbNO3 होल ट्वाइस, लेड की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। उसके बाद फिर द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन दिस, पोटेशियम आयोडाइड केस क्या होगा, KI, ठीक है। पोटेशियम KI इसलिए क्योंकि आयोडाइड की जो सिंबल होता है वो I होता है और पोटेशियम का सिंबल K होता है, दोनों की वैलेंसीज 1 होती है, ठीक है। तो अभी डिस्कशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि क्लास 9 में आपका एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स में जो है आपको कुछ वैलेंसीज और सिंबल्स बताए गए थे। इन सिंबल्स और वैलेंसीज को बेटा अच्छी तरह से याद कर लेना, वरना क्लास 10th में आपका पहला चैप्टर आपसे नहीं होगा, और पहला चैप्टर नहीं होगा तो बाकी चैप्टर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे पहला चैप्टर अगर आपको करना है तो क्लास 9 में ये दोनों केमिस्ट्री के चैप्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास क्लास 9 की बुक है और आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ उस बुक से वो सिंबल्स और जो भी आपको वहाँ पे वैलेंसीज वगैरह दी थी उनको याद करें, और उसके बाद ये चैप्टर करें, और आप देखेंगे कि ये चैप्टर आपसे बहुत ईजिली जो है बनने लगेगा, ठीक है।
तो देखिए लेड नाइट्रेट, तो ऐसे पोटेशियम हाइड्रेट आपको लेना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अब आप ऑब्जर्व करोगे बेटा कि जो लेड नाइट्रेट है ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आगे बढ़ोगे तो इसमें क्या होगा बेटा आपका कि लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, विच इज़ PbI2, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है, और प्लस आपका KNO3 का जो है फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका KNO3 होगा ना बेटा, इसमें ट्वाइस होगा, मतलब 2 KNO3 होगा, क्योंकि आप यहाँ पे बैलेंस करोगे इक्वेशन। तो अगर मैं आपको पूरी बैलेंस इक्वेशन बताऊँ तो ये बैलेंस इक्वेशन आपकी इस प्रकार होगी, कैसे होगी, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki इज विल गिव यू 2KNO3 प्लस PbI2। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। अभी जो PbI2 है ना बेटा, ये आपका होगा सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और ये क्या है आपका PPT है। PPT मतलब क्या होता है, पर्सिपिटेट है, यानी कि कुछ जो ऐसा सॉलिड जो आपके सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो रहा है, राइट। तो उस मतलब आपके जो पानी में मिक्स नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, PPT कहते हैं। और बाकी जो आपका 2KNO3 है वो जो है आपका एक्वस स्टेट में है। आपका जो लेड नाइट्रेट है वो भी आपका एक्वस स्टेट में था। जो आपका KI था वो भी आपका किसमें था, वो भी आपका एक्वस स्टेट में था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको रिएक्शन पूरा। अब नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 1.3। तो अब देखो ये जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करोगे, आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे जो तो लेड आयोडाइड है, जो मैंने आपको बताया पर्सिपिटेट है, PPT है, ये आपका येलो कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। अब है आपका 1.3 एक्टिविटी। देखो, टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन द conical flask or test tube, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this, caution handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in the temperature? तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स जो है क्लॉनिकल फ्लास्क में लेने हैं या फिर टेस्ट ट्यूब में। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपको उसमें ऐड करनी है, ठीक है। अब ये जो जब आप सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो जिंक होंगे बेटा, ये जिंक आपका इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेसिकली। ये आपका होता है जिंक प्लस H2SO4 विल गिव यू जिंक SO4, और जिंक SO4 और प्लस आपका जो H2 है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का आपका यहाँ पे रिएक्शन होता है जिंक SO4। और आप बोलोगे मैम इसमें कुछ भी वो सब्सक्रिप्ट क्यों नहीं लगा, तो सब्सक्रिप्ट इसलिए नहीं लगा बेटा क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाती है। आप केमिकल जो ये फॉर्मूला है बनाना क्लास 9th में सीख के आए हो, तो अब आपको इतना डिटेल में बेटा क्लास 10th में अगर आप घुसोगे तो पूरा जो है क्लास 9th का बताने में आपका वीडियो जो है पूरा 1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप बच्चे पहले अपने क्लास 9 की बुक, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके आओ केमिस्ट्री के, तब जाके आप क्लास 10th में अच्छी तरह कर पाओ, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन आपको मुंह से बिल्कुल याद होने चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है। तो जिंक आपका सॉलिड स्टेट में होता है, H2SO4 अगेन आपका जो है क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जब यहाँ पे रिएक्शन होता है बच्चे तो जिंक SO4 बनता है जो कि एक्वस स्टेट में होता है, और आपका उसके बाद प्लस H2 आपका क्या होता है बच्चे, वो गैशियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो क्योंकि आपने देखा होगा ना गैस रिलीज होती है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फ्रॉम द above 3 activities we can say that following changes help us to determine the केमिकल रिएक्शन टेकन वे। अब आप इन दो एक्टिविटी में से यही थोड़ा ना लिखोगे कि ये हुआ वो हुआ, आप ये बताओगे एग्जैक्टली आपने क्या नोटिस करा। तो आपने सबसे पहले लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन वाला देखा, तो आपने देखा कि भाई एक इनसॉल्युबल सी चीज़ जो है ऑब्टेन हुई थी जो मिक्स नहीं हो रही थी पानी में। दूसरा आपने इस लेड नाइट्रेट वाले में क्या ऑब्जर्व करा, लेड नाइट्रेट वाले में आपने जो है बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, थोड़ा सा आपका बीकर जो है हॉट भी बना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी, तो ये सारी चीज़ें भी आपने ऑब्जर्व करी, वो आपको बतानी है उसमें, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब ये जिंक वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, बबल्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है ये। और यहाँ पे जो आपने लेड वाली एक्टिविटी करी थी इसमें कलर में चेंज आया, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको सब लिखनी है, ऑब्जर्वेशन यही होती है, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसकी 5 चीज़ें यहाँ पे बुक में 4 ही दी हैं, लेकिन आपने जो लेड नाइट्रेट वाला चीज़ करी थी ना, इससे आपको 5वीं चीज़ भी मिलती है। पहला चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी कि जो आपकी स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें चेंज आ सकता है। फिर चेंज इन कलर,
कलर में चेंज, कलर में आप देखते हो ना लेड नाइट्रोल में आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि येलो कलर का होता है, तो कलर में चेंज है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन आपने देखा अभी यहाँ पे जिंक और H2SO4 वाली एक्टिविटी में, जहाँ पे आपका बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि ये भी बिल्कुल इसमें नोटिस होता है। और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर में बदलाव आता है आपका। आपने देखा होगा जब आप ये H2SO4 वाली एक्टिविटी कर रहे होगे जिंक वाली, तो इसमें आपका जो बीकर होगा वो बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो गया होगा, ठीक है। तो ये होता है। और फिर पांचवा आपका फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, यानी कि देखते नहीं हो आप लेड नाइट्रोजन वाले एक्टिविटी में, इसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट भी जो है होता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको अच्छी तरह याद करनी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि व्हाट आर द चेंजेस विच अकर व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एज यू ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। We will study about various types of chemical reactions and the symbolic representation in this chapter. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, हम बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे एंड उनकी जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आती हूँ केमिकल इक्वेशंस के टॉपिक में। सो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो आपने डिस्क्रिप्शन करा इस केमिकल रिएक्शन का इन अ सेंटेंस विच इज अ क्वाइट लॉन्ग, it can be written in the shorter form. The simplest way to do this is to write in the form of word equation. सबसे पहले आपने क्या करना, वर्ड इक्वेशन में लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है। नाउ द सब्सटेंस दैट अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंडरगो करते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शंस में जाते हैं, केमिकल चेंज में जाते हैं, तो वो क्या है, वो आपके हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्लास 9th की बात है, क्लास 10 में रिविजन हो रहा है। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। द वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू द एरो प्लेस बिटवीन देम। तो एरो उनके बीच में हमने लगाया, तभी आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो रिएक्टेंट्स है दीज आर चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो कि LHS विथ प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड with plus sign between them. The arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction. The arrowhead points towards the product and shows the direction towards the product. तो ये arrowhead point आपको direction जो है दिखाते हैं, ठीक है। Now writing a chemical equation. Is there any shorter way to represent the chemical reaction? Chemical equations. Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word. The chemical equation represent the chemical reaction. So if you recall the formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above equation can be written as Mg plus O2 gives you MgO. Now compare and count the number of atoms in LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element same on both sides? If yes, the equation is balanced, and if no, then the equation is unbalanced. बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। आपको अब आप कहोगे मैम मास से कैसे रिलेट, नंबर ऑफ एटम्स की बात करने हैं तो बेटा जितने ज़्यादा आपके एटम्स होंगे उतना ज़्यादा आपका मास भी बढ़ेगा, एटम्स कम होंगे मास भी कम होगा, राइट। तो मास का रिलेशन है, तो इसलिए स्टूडेंट तो मास की दोनों साइड नहीं है सेम। सो सच अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, या फिर आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हो, ठीक है। सो इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग द मैग्नीशियम इन एयर। अब कभी बार क्या होता है ना कि आपको एग्जामिनर इस तरह से ये शब्दों से फंसा सकता है कि फॉलोइंग इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन प्लीज बैलेंस। अब बच्चा आधे टाइम यही सोचते रह जाएगा कि यार ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या थी, है ना, तो उसकी वजह से उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये टर्म्स दे देते हैं। वरना ट्यूशन आप लोग अनबैलेंस इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका काउंट एंड कंपेयर द, तो ये सब मैंने आपको पूरा बता दिया। सो नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। Mass can neither be created nor be destroyed in the chemical reaction. That is, the total mass of element present in the products of the chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants, ठीक है। तो अब आपको क्या बताया जा रहा है कि जो टोटल मास होता है एलिमेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्ट्स में, उनका मास किसके इक्वल होता है, उनका मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। क्योंकि अगर बेटा एक भी एटम ऐड होगा या फिर वो आपका निकलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मास में भी डिफरेंस आएगा, राइट। तो नेक्स्ट आपका क्या है, हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। 1.2 केमिकल इक्वेशन कौन सी थी, ये थी Mg plus O2 गिव्स यू MgO, ठीक है। तो
ये बोलते हैं कि क्या ये बैलेंस है, तो नो बेटा ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है। मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और दूसरे वाले में प्रोडक्ट में क्या है, 3 ही एटम, 2 ही एटम है आपके, जबकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स में आपके 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो आपको इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, let us learn about balancing a chemical equation step by step। तो बेटा एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं यार स्टेप्स क्या देखना है, स्टेप्स हम लोग देखते नहीं है, हम लोग तो अपने मन से कर देंगे, हमें तो बहुत आता है। लेकिन जब आप एक बार इसको पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई ही करती है, राइट, डिफिकल्ट नहीं बनाती उसको। सो इक्वेशन बाय स्टेप। सो द वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड है। सबसे पहले आपने वर्ड इक्वेशन लिखा, ये ऑप्शनल स्टेप है, इसको आप हटा भी सकते हो। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ना द एबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड एज, इस एबव वर्ड इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिंक Zn प्लस H2SO4 प्लस विल गिव यू ZnSO4 प्लस वो हाइड्रोजन जो कि है H2। सो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो। तो बोथ साइड ऑफ द एरो हम देखेंगे तो इसके लिए आप टेबल बनाते हो, एलिमेंट्स लिखते हो, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। तो यहाँ पे एलिमेंट आपने लिखा जिंक, नंबर ऑफ एटम जो LHS में है इसका, LHS में इसका एक एटम है। अगर नंबर ऑफ एटम्स इन RHS की बात करूँ तो RHS में भी इसका एक एटम है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 हैं, और हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में यानी कि RHS में वो भी जो है 2 ही हैं। इसी तरह अगर मैं सल्फर की बात करूँ, सल्फर का 1 है, और वो राइट हैंड साइड में भी सल्फर का 1 ही है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो इस तरह ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम आ रहा है, राइट। So as the number of atoms of each element is same on the both side of the arrow, it is a balanced chemical equation. Now let us try to balance the following chemical equation. अब इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। देखो इस इक्वेशन को, यहाँ पे आपका आयरन का एक एटम है, आपका हाइड्रोजन का 2 एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है। ठीक है, रिएक्टेंट्स की साइड। लेकिन प्रोडक्ट की साइड आप देखोगे तो आयरन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के आपके 4 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के आपके 2 एटम्स हैं। तो जिससे इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड द फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल द बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो अब आपको जो है इनको बॉक्स करना है। देखो ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, जिन लोगों को बिल्कुल ही आदत नहीं होती केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो लोग सबस्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये जो H2 ये नीचे 2 लिखा है ना, ये तो इसलिए वो ऐसा कुछ ना करें, वो आगे से सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट लगाएं, वहाँ पे छेड़छाड़ ना करें, इसलिए बॉक्स बनवाते हैं। अदरवाइज जो बॉक्स वाला स्टेप है बिल्कुल ऑप्शनल है बच्चे, अगर आपको आदत है तो आप इसको नहीं लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टेप 2, देखो लिस्ट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। तो आपको वही टेबल बनानी है, एलिमेंट्स लिखना है FeHO, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। नंबर ऑफ एटम इन LHS हमने लिखा F का 1 था, RHS में 3 थे, जो हाइड्रोजन है उसका LHS में 2 थे, RHS में 2 थे, और ऑक्सीजन के आपके LHS में 1 थे और RHS में 4 थे। तो इसका मतलब हमें बैलेंस करना है इसको। ठीक है, स्टेप 3, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। और वो जो मैक्सिमम नंबर एटम्स वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, उसमें भी उसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। सो इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। सो इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। Using these criteria, Fe3O4 and the element oxygen in it, there are 4 oxygen atoms on RHS and only 1 on LHS। तो ये लोग बोल दें कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन को करेंगे। देखो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा कंपाउंड आपको Fe3O4 ही दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें आपके पूरे 7 एटम हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो एटम कंटेन करने वाला वो है आपका क्या कहते हैं, वो आपका क्या है, वो आपका है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। तो यहाँ मतलब टेबल हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इसी एक ही टेबल में कर लेना ये काम जो भी होगा। तो इसमें आपको आप देख सकते हो कि इनिशियली आपका ऑक्सीजन जो है 1 है, और प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन 4 है।
तो आप इसको दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, सिंपल मैथमेटिक्स आप क्या करोगे, आप एलएचएस में भी जो है ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि जो आपका ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाए। पर ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ सब्सक्रिप्ट ही चेंज कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप उसके आगे से लगाओगे कोफिशिएंट लगाओगे। अगर कोफिशिएंट आगे से लगाओगे तो कोफिशिएंट दोनों के लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा, हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो ये तो अब आपका ऑक्सीजन क्या बन गया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4 बन गया, प्रोडक्ट में भी 4 बन गया। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सब्सक्रिप्ट चेंज कर दिया, आपने कहा यार ऑक्सीजन को ही तो 4 बनाना है, ऑक्सीजन को ही मल्टीप्लाई करता हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन को रहने देता हूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो इनिशियल फॉर्मूला है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, आप आगे से कोफिशिएंट लगा सकते हो, आप वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसकी संख्या बढ़ा सकते हो, ये काम कर सकते हो आप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप आगे से कोफिशिएंट लगाओगे तो कोफिशिएंट से तो दोनों एलिमेंट्स हैं, उन दोनों ही एलिमेंट के एटम्स में चेंज आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 हो गए तो हाइड्रोजन में भी चेंज आएगा। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे 8। ठीक है, और ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट में कितने थे, 4 थे, और हाइड्रोजन आपके जो एलएचएस में वो 8 बन गए हैं, और आरएचएस में आपके जो हाइड्रोजन है वो कितने बन जाएंगे, 2 ही हैं। तो आप उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तब देखो, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4, जो मैंने आपको सेम चीज़ बताई वही ये इसमें लिखी है, मैं बस रीड कर देती हूँ। एस 4H2O नॉट H2O4 और H2O4। ठीक है, नाउ पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब स्टेप 4 देखो, Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these atoms to proceed further. Let us first balance the hydrogen atom in partly balanced equation। ठीक है, तो partly balanced equation सबसे पहले हमने हाइड्रोजन लिए। ठीक है, नाउ इनिशियली रिएक्टेंट्स यानी कि एलएचएस में कितने हो गए हैं, 8 हो गए, क्योंकि 4 से 2 मल्टीप्लाई हो गया है, और प्रोडक्ट में आपके कितने हैं, 2 ही हैं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिक्स, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे इसमें भी 8 हो गए। तो अब आपकी इक्वेशन जो पार्टली बैलेंस है वो फिर से कैसे बन गई, वो बन गई आपकी Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप देखो, फिफ्थ स्टेप आपका यहाँ पे है, एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। यू मे फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन। तो अब सिर्फ कौन सा एलिमेंट बचा है, सिर्फ और सिर्फ आयरन बचा है। तो आयरन बचा है, तो आपके यहाँ पे इनिशियली कितने आइटम है एलएचएस में आयरन के, सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, और प्रोडक्ट में कितने, प्रोडक्ट में 3 है। तो एलएचएस में इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपके जो इक्वेशन फाइनली बैलेंस इक्वेशन होगी वो किस तरह की बनेगी, वो आपकी बनेगी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी मस्ट काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ द साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 एटम आयरन के हैं और उधर भी 3 एटम आयरन के हैं। यहाँ पे 8 एटम हाइड्रोजन के हैं तो वहाँ पे भी 8 एटम है हाइड्रोजन के। यहाँ पे 4 एटम ऑक्सीजन के तो यहाँ पे भी 4 एटम है ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल। This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using smallest whole number as coefficient। तो इसको हिट एंड ट्रायल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आप खाली सोचते हो, आप दिमाग लगाते हो कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा ऐसा नंबर जिससे बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये मेथड आपका था हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपकी बुक ने आपको सिखाया है। और बिलीव मी इन स्टूडेंट, आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी, जो आपको अलग अलग मेथड बताएंगे। जैसे मैंने एक मेथड, वैसे वो मेथड सभी को आता है, वो आप अभी आगे जाके क्लासेस में भी सीख जाओगे, जिसमें आप A B C मान लेते हो कोफिशिएंट को, और फिर आप खाली 2-3 इक्वेशन बना के आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, मेथड है वो भी, पर जो मेथड है ना आपके टेबल वाला, ये सबसे ट्रेडिशनल और सबसे इजी मेथड कहूँगी मैं। इस मेथड से आप निकाल सकते हो, बट आपको करना आना चाहिए। और जो स्टेप मैंने स्टेप 3 बताया था ना आपको, कि उस कंपाउंड को सबसे पहले बैलेंस स्टार्ट करना करो जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स है। इस तरह से अगर आप हर चीज़ को एनसीईआरटी को समझ कर अगर करोगे तो आपका आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता। एनसीईआरटी जो चीज़ सिखाती है उससे भी आंसर सही आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए एडवांस ही सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको ये पहले ही बता दिया। एग्जाम में बेटा अगर आपको नंबर चाहिए तो ये वाला मेथड करके आना, भले ही अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, आपने ए वाला करा रफ में, लेकिन ये वाला मेथड आप वहाँ दिखाओगे तब जाके आपको एग्जामिनर इवेलुएटर जो भी होता है वो आपको नंबर देता है। ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है,
अब डियर स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ सेवन्थ स्टेप में, आपको तो सेवन्थ स्टेप क्या है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का सिंबल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे आप लोगों को फिजिकल स्टेट का सिंबल नहीं पता होता है, तो आप लोग क्या करते हो, आप गैस मारते हो। अब वहाँ पे जो है कुछ भी लगा देते हो, ये एक्वस में होगा, ये सॉलिड में होगा, ऐसे गैस आपको नहीं मारने होते। अब वाटर है H2O, H2 आपका लिक्विड में भी हो सकता है, वो आपका जो है सॉलिड में भी हो सकता है, वो आपका गैसेज में भी हो सकता है। वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, आपको पता तो है, आइस, वाटर, और जब आपका जो है वो स्टीम फॉर्म में होता है ना। तो आप ऐसे गैस नहीं मार सकते। तो अगर आपको फिजिकल स्टेट पता है तो आप लिखो, अगर आपको नहीं पता है तो यार मत लिखो, लेकिन गलत मत लिखो, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे केयरफुली एग्जामिन द एवर बैलेंस इक्वेशन। डज Does equation tells us anything about physical state of reactants or products? No information has been given in this equation about their physical state. To make chemical equation more informative, उसको more informative बनाने के लिए physical states of reactants and products are mentioned along with their chemical formula. तो physical state को हम लोग जो है लिखते हैं along with their chemical formula. Gaseous, liquid and aqueous and solid state of reactants and products are represented by notions, नोटेशंस, ठीक है। नोटेशंस कैसे नोटेशंस हैं, गैस के लिए आपका जी होता है स्मॉल जी, और आपका लिक्विड के लिए एल होता है स्मॉल एल। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए आपका होता है AQ, और यहाँ पे एंड एस क्या होता है आपका पर्सिपिटेट के लिए भी आप एस यूज़ करते हो, वैसे उसके लिए आप PPT भी यूज़ कर लो, डाउन एरो भी होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, पर आप एस जनरली उनके लिए यूज़ करते हो जो चीज़ सॉलिड होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको जो अभी जिंक प्लस H2SO4 वाला रिएक्शन बताया था, इसमें मैंने आपको से कहा था कि जिंक सॉलिड स्टेट में, राइट। तो बाद में जिंक सल्फेट जो बना वो एक्वस स्टेट में था। तो इस तरह आपको अगर पता है तो आप लिखो, लेकिन गलत मत लिखो, ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी। So the word aqueous AQ is written in the reactant or product is present in the solution in the is if the reactant or product is present in the solution in water, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हम तब लिखते हैं जब आपका कोई भी चीज़ वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब आपकी बैलेंस इक्वेशन कैसी बनती है, 3Fe क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस 4H2O गैसियस स्टेट में। देखो मैंने कहा था गैस स्टेट में। अब कोई बच्चे कहते हैं कि मैम वाटर है, वाटर तो लिक्विड में होता है ना, तो आपका गलत हो सकता है। तो इसलिए रिएक्शन अगर आपको पता है फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट्स अगर आपने रटे हुए हैं, अगर आपको पता है कि किसकी फिजिकल स्टेट किस समय कैसी है, तो आप लिखो। अगर आपको नहीं पता है तो गलत मत लिखो, मैंने पहले बोल दिया आपको, बार बार मैंने बताइए, क्योंकि रिएक्शन नंबर कटते हैं इसमें गलत लिखोगे तो 4H2O गैसियस स्टेट में विल गिव यू Fe3O4 जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, आपको 4H2O मिलेगा जो कि आपका गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। तो डिएस्टन ये आपका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब डिएस्टन यहाँ पे नोट द सिंबल G इज यूज विद H2O टू इंडिकेट दैट दिस वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, ठीक है। तो जनरली जो फिजिकल स्टेट होती है बेटा, वो मेंशन नहीं की जाती हैं जब तक कि ऐसा बोला नहीं है कि भाई तुम्हें मेंशन करनी है तो करनी है, ठीक है। सो sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for reactions are included above and oblique or below the एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से जब आपका कैटलिस्ट, अभी आप पढ़ोगे ना आगे, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शंस हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में, जिसमें आप वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट होने वाला जो पढ़ोगे, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट बच्चे वो होते हैं, सब वो चीज़ होती है जो आपके रिएक्शंस को तेज करवाती हैं, राइट। तो उनका भी कई बार हम लोग दिखा देते हैं। तो जैसे CO जो कि आपका गैस में है, प्लस 2H2O गैसियस स्टेट में, कन्वर्ट प्रेशर आपने दिखाया है 340 ATM, CH3OH जो कि लिक्विड स्टेट में। इसी तरह 6CO2 एक्वस स्टेट में, प्लस 12H2O इन लिक्विड स्टेट, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 जो कि एक्वस स्टेट में ग्लूकोज है, प्लस 6O2 जो कि एक्वस स्टेट में, प्लस 6H2O जो कि आपका लिक्विड स्टेट में। कुछ याद आ रहा है इस रिएक्शन को देख के? ये सबको बिल्कुल याद आ रहा होगा कि दिस इज अ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे using these steps you can balance the equation text given earlier, ठीक है। तो 1.2 जो आपको दिया था उसको आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है।
जो कि आपका वही है Mg+O2। तो इसको भी बैलेंस करने में कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपको करवा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे O के 2 एटम है, यहाँ पे एक ही एटम है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 लगा दोगे कोफिशिएंट आगे से। अब जब 2 कोफिशिएंट आगे से लगाओगे तो यहाँ देखोगे कि Mg के भी जो है 2 एटम हो गए। अब जब Mg के भी 2 एटम हो गए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे LHS में सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे भी आगे से 2 लगा दोगे। तो इसकी तो फाइनल बैलेंस इक्वेशन होगी, वो होगी 2MgO प्लस O2 गिव्स यू आउट 2MgO। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके इंडेक्स क्वेश्चन के लिए डिफरेंट वीडियो बनाया जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग आते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of other elements। ठीक है, do not change into those of other elements nor do atoms disappear from the mixture or appear elsewhere। सब हमने कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब जो मैंने आपको पढ़ा था अपने क्लास 9 में। वीडियो भी आपको मिल जाएगी, मैंने क्लास 9 का पढ़ा रखा है इसमें। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये इसमें हमने सब चीज़ें पढ़ा था। मैं कह रही हूँ फिर से आपसे कि क्लास 9 बेसिक है, बेसिक है आपका। आप वहाँ अगर सीखोगे नहीं बच्चों अच्छी तरह, तो आपको यहाँ क्लास 10 में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले ही चैप्टर का लेवल देख लो आप। तो इसलिए अगर आपको सीखना है, फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। क्लास 9 की बुक आपके पास घर में होगी, उसको पढ़ो, उसके बाद ये वीडियो देखो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्लास 9 पूरा इसी वीडियो में रिवाइज करवा दूँगी तो फिर क्या फ़ायदा, ये वीडियो तो इतनी लंबी हो जाएगी, है ना। तो आपको कुछ चीज़ें खुद रिवाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑन एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट बॉन्ड्स आपकी बनती हैं। ठीक है, अभी आप आगे ये जो आपका चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें ही पढ़ोगे बॉन्ड्स के बारे में, और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बच्चों को ये कठिन लगता है, पर मैं बोलूँगी काफ़ी बढ़िया चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आने वाले समय में हम पढ़ेंगे उसको, चिंता मत करिए आप। ठीक है, तो चैप्टर 3 और 4 में आप जो है बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, वाटर लेना है और कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ ये छोटे छोटे जो है आप देख रहे हो ना यहाँ पे पानी के नीचे कैल्शियम ऑक्साइड आपको जो है लेना है। ठीक है, तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन द बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम से भी जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को आपका और किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ब्लंट लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को खाली लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंट ये कैल्शियम ऑक्साइड लूँगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बेटा कैसी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है इनिशियली। ठीक है, प्लस H2O आपके लोगे ना। अब आपका क्या लिखा है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, मतलब आपको वाटर ऐड करना है तो अब आप H2O लोगे। H2O आपने जो है किस में लिया, आपने उसको लिया लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CaOH होल ट्वाइस, जो कि आपका किस में, एक्वस स्टेट में, जो कि आपका क्या होता है, स्लेक लाइम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। प्लस आपका क्या होगा, हीट क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे जब ये रिएक्शन आप करोगे, कैल्शियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, है ना। तो जब आप इस रिएक्शन को करोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो गैस है उसका फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा आपका बीकर गर्म हो जाएगा। इसलिए डिस्टेंट ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये हमें करना भी जो लोहे का जार होता है ना उसमें करना है इसको। अगर वो नहीं होता तो इनको, और वो जो छोटे छोटे ग्लास वो जो होते हैं आपके ग्लास ट्यूब, उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो फट जाते हैं, इससे टूट जाते हैं। तो इससे ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो आपके रिएक्शन किस तरह का होता है, देखिए CaO जो कि S यानी कि सॉलिड स्टेट में, क्विक लाइम, ब्लंट लाइम, ऑनली लाइम, या फिर आप कह सकते हो मतलब यही नाम है इसके, कुछ कॉमन नेम, प्लस H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है। इसको जो है जब आप करोगे रिएक्शन तो आपको मिलेगा CaOH होल ट्वाइस, जो कि आपका एक्विस स्टेट में है, इसको हम स्लेक लाइम कहते हैं। और प्लस वाटर आपका, सॉरी वो सब, प्लस आपका हीट आपका क्या है, हीट बता रहा है कि भाई आपका ये पूरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, so in this reaction calcium oxide and water combine to form single product, calcium hydroxide. Such reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called combination reaction। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट भी प्रोड्यूस होती है, और इस रिएक्शन में आपका जो सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है,
सिंगल प्रोडक्ट जो है वो टू या सिंगल प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, तो इसलिए इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपके दो चीज़ों से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.13, तो 1.13 रिएक्शन 1.13 जो आपका रिएक्शन था वो कौन सा था, वो आपका था यही वाला रिएक्शन जो कि आपका है कैल्शियम ऑक्साइड वाला। इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, वाइट वॉशिंग वॉल्स को वाइट वॉशिंग पुट्टी वो सब लगाने के लिए यूज होता है। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2-3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that chemical formula of marble is also CO3, तो कैल्शियम मार्बल का भी वही है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो रिएक्शन आपने करी जिससे तो आपका स्लेग लाइम जो निकला जो आपका है CaOH होल ट्वाइस, इसको रिएक्शन हम लोग वॉल्स में लगाते हैं। अब जब इसको हम वॉल्स में लगाते हैं ना, पुट्टी के लिए इसको यूज़ करते हैं, वॉल्स में लगाते हैं, तो आप देखते होगे ना थोड़े समय बाद 2-3 दिन बाद जो शाइन आ जाती है वॉल में, बहुत अच्छी सी शाइन क्यों आती है, क्योंकि जो आपका स्लेग लाइम होता है ये आपका धीरे धीरे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करता है और आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको जो है एक शाइनी फिनिशिंग वॉल्स में देता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक लाइमस्टोन भी होता है जो आपका क्या है कहीं ना कहीं पत्थर होता है। ठीक है, संगमरमर का पत्थर आपने सुना होगा। ठीक है, सफ़ेद कलर का पत्थर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका है CaOH होल ट्वाइस और एक्वस स्टेट में है प्लस CO2 जो कि आपका गैशियस स्टेट में। इसको जो आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा CaCO3 जो कि आपका जो है किसमें होगा, सॉलिड स्टेट में होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपको H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी रिएक्शन होगी। अब हम आते हैं कुछ और एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर है, जब व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो अब यहाँ पे देखो, पहला है बर्निंग ऑफ कोल। सो सी विच इज कार्बन एस यानी कि सॉलिड स्टेट में है प्लस O2 जो कि है आपका गैशियस स्टेट में गिव्स यू CO2 जो कि है आपका गैशियस स्टेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो ये देखो 2H2 जो कि आपका गैशियस स्टेट में प्लस O2 जो कि आपका गैशियस स्टेट में है, ये आपको देगा 2H2O जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब है इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड combine to form a single product, the reactions are called combination reactions. So we have also observed a large amount of heat evolved, जो आपने यहाँ पे अभी 1.4 रिएक्शन एक्टिविटी में देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट रिलीज हो रही थी। This makes the reaction mixture warm. Reactions in which the heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions. तो डिस्टेंट ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सो अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का बर्न जैसे CH4 जो कि आपके गैशियस स्टेट में प्लस 2H2O जो कि O2 आपका गैशियस स्टेट में था गिव्स यू CO2 जो कि आपका अगेन गैशियस स्टेट में है प्लस आपको 2H2O मिलता है। 2H2O अगेन आपका क्या है, गैशियस स्टेट में है। ठीक है, तो प्लस आपको यहाँ हीट भी बहुत ज़्यादा मिलती है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन सबसे पहले होता क्या है, बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो बेटा, ब्रीदिंग मतलब होता है आपने सिंपली इनहेल करा और एक्सहेल करा, लेकिन रेस्पिरेशन मतलब होता है जब आप इनहेल करते हो ना, जो ऑक्सीजन होती है। अब आपने देखो सबसे पहले खाना खाया जो भी आप राइस खाते हो, पोटैटोज खाते हो और आप जो है जो भी खाते हो बच्चे, आप ब्रेड खाते हो, वो सब जो है क्या कंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चा, जब आपका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वगैरह, तो उस समय जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये आपके ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में। अभी जो ग्लूकोज होते हैं डिफरेंट सेल्स में जाते हैं। अभी इस सेल्फ में ग्लूकोज है, अब क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, ये ऑक्सीजन जब डिफरेंट सेल्स में जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, और जब ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। तो क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल राइस, potatoes and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combine with oxygen in the cells of a body and provide energy. The special name of this reaction is respiration, the process which you will study in chapter 6. Chapter 6
मेरी ओल्ड बुक है, आपकी भी नई बुक है, तो इसमें चैप्टर 6 आपका दिया है। लेकिन चैप्टर 6 आपका कौन सा चैप्टर 6 है? आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बच्चे आप ये पढ़ोगे इसके बारे में। और जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है बच्चे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है उसमें है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन है आपका C6H12O6 जो कि एक्वस स्टेट में है, ग्लूकोज प्लस 6O2 जो कि एक्वस स्टेट में है, अगेन गिव्स यू 6CO2 जो कि आपका एक्वस स्टेट में है, प्लस 6H2O जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है, प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो है रिएक्शन रहता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ये लिख के आ जाता है और रेस्पिरेशन का रिएक्शन वो वाला लिख के आ जाता है। तो ऐसे आपको गलतियाँ नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा बेसिक मिस्टेक्स हैं जो मैं बता रही हूँ जो बच्चे करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है आपका 12 CO2, सॉरी 12 CO2 नहीं, सॉरी यस CO2, 12 CO2 नहीं, आपका 6CO2 होता है। 6CO2 जो कि आपका एक्वस स्टेट में होता है, प्लस 12H2O जो कि आपका लिक्विड स्टेट में होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बनाते हैं जो कि आपका किस में होता है? एक्वस स्टेट में होता है। प्लस 6O2 बनाते हैं जो कि एक्वस स्टेट में होता है, प्लस आपका 6H2O बनाते हैं जो कि आपका एक्वस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है आपका द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन जो होता है बच्चे आपका वेजिटेबल मैटर का इनटू कंपोस्ट, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? वो भी किसका एग्जांपल? वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर द हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्शन यहाँ पे आपका जो पहला वाला रिएक्शन था ना Mg प्लस वाला, तो 2Mg प्लस O2 गिव्स यू 2MgO। तो ये जो आपका रिएक्शन था इसमें पूछ रहे हैं कि ये कैसे रिएक्शन था। यस, ये भी ऑफकोर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन था क्योंकि इसमें भी जब आप बच्चे इग्निशन को रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन के साथ तो लॉट अमाउंट ऑफ हीट जो आपकी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में साथ सिंगल प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब आप आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में जो कि आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट आप कह सकते हो, ठीक है। तो टेक 2 grams ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो फेरस जब लिखा रहता है ना अस, तो इसका मतलब कि ये जो आपकी इसकी वैलेंसी है आयरन की 2 होती है। और जब आपका लिखा रहता है फेरिक इक जब आता है तो उसमें मतलब आपकी जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। फेरस फेरिक, तो आपको यहाँ पे 2 ग्राम्स लेना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको लेना है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो आप कलर आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो है नोट डाउन करना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल बच्चे आपके ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया आपको? नोट द, अच्छा, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर और द स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। तो अब आपको क्या करना है? देखो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो देखो फेरस सल्फेट जो कि आपका ग्रीन कलर का है, तो आपको अब यहाँ पे क्या क्या है इसमें कि स्पिरिट लैम्प में लाना है और उसको बॉइल मतलब इसको जो है आपको हीट करना है। तो हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी गंदी गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो मैं तो बंदे मतलब जब भी मैंने एक्सपेरिमेंट करे थे जब मैं मेरा टाइम में, तो बच्चे उस समय मैं तो ये जो है इसको अपने पास भी नहीं लाती थी क्योंकि यार मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी इससे, ठीक है। तो मैं खाली दूर से खाली थोड़ा सा स्निफ करती थी कि पता चल गया कि हाँ गैस आई है, बस दैट्स इट, क्योंकि बहुत गंदी होती है। अभी आप आगे चल के शायद आपने अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे होंगे वाले, बट अभी डेफिनेटली बच्चे जब आप 11th में जाओगे और अगर आपने फॉर्चुनेटली साइंस स्ट्रीम लोगे तो उस समय बच्चे आप लोग ये एक्सपेरिमेंट देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे आपने क्या लिखा है? हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर सल्फर चेंज, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। तो 2FeSO4 जो कि S यानी कि फेरस सल्फेट है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसको हीट करने के बाद ये चेंज हो गया Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड है जो कि आपका क्या होता है? S कलर में होता है। तो नेक्स्ट क्या है? सॉरी S कलर में नहीं, S ये मतलब ये सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे फेरस सल्फेट भी सॉलिड स्टेट में था। तो यहाँ पे ये जो है रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है और SO2 जो कि आपका गैशियस स्टेट में होता है और SO3 जो कि आपका गैशियस स्टेट में होता है।
बट मैं अभी आपको इसका कंप्लीट रिएक्शन बताती हूँ, इन्होंने आधा अधूरा रिएक्शन आपको बताया, ठीक है। और लिख के बिल्कुल लैंग्वेज में ऐसे दे देते हैं जैसे कि उन्होंने कितना बता दिया होगा, ठीक है। ये क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताया ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले जो ये रिएक्शन होती है ना कंप्लीट, वो इस तरह की होती है, देखो। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये जो रिएक्शन होती है आपकी इस तरह की होती है, देखो 2Fe SO4, 2Fe SO4, ये मेरा 4R जैसा लग रहा है, 2Fe SO4, ठीक है, 2Fe SO4 0.7H2O, ठीक है। अब हुआ है कंप्लीट, तो पॉइंट पास लिख दी क्योंकि बहुत चीज़ें लिखनी है। 0.7H2O, पॉइंट थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, 0.7H2O, H2O। और अभी मैं थोड़ा सा अपनी इसकी लेंथ बढ़ा रही हूँ, मेरे को पॉइंट बड़ा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद ये कौन से कलर का होता है, ये बेटा आपका होता है, ये बेटा आपका कौन से कलर का होता है, ये आपका होता है कौन से कलर का, ये आपका होता है पेल ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन नहीं ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों, क्योंकि इसमें वाटर होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। अब ये जब आप हीट करते हो बेटा, जब आप हीट करते हो, जब आप हीट करते हो, जब आप हीट करते हो इसको, तो ये आपका चेंज हो जाता है 2Fe SO4, 2Fe SO4, Fe SO4, जो कि आपका क्या होता है, कलर आपका फेड हो जाता है, ठीक है, कलर फेड्स, कलर फेड्स। तो कलर आपका फेड हो गया कि वाटर जो है, क्रिस्टल जो है उसके उड़, मतलब जो ये आपके हैं 7H2 ये पूरे उड़ गए, और जब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट से अनहाइड्रस बन जाता है तो बच्चा आपका कलर जो है वो चले जाता है, ठीक है, फेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अनहाइड्रस, अन अनहाइड्रस, यहाँ पे यार ये गजबज हो जा रहा है, एक मिनट रुको, अनहाइड्रस, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चा, जब आप इसको फिर हीट करोगे, वापस से हीट करोगे, तब ये जाके आपका चेंज होगा Fe2O3, जो कि क्या होता है आपका फेरिक ऑक्साइड होती है, जो कि आपकी सॉलिड स्टेट में होती है। अगेन ये सब सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और प्लस आपका फॉर्मेशन होता है H2O, जो कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो कि आपके गैसियस स्टेट में होती है। अगेन ये भी आपकी गैसियस स्टेट में होती है। तो इस तरह से आपकी जो ये कंप्लीट रिएक्शन है ये कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। बहुत कम तो टीचर्स हैं वो आपको इस तरह से पूरी कंप्लीट रिएक्शन जो है बताते हैं। और फेरिक ऑक्साइड जो होती है ये होती है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ में मूव ऑन करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्शन रिएक्टेंट breaks to give the simpler products. This is the decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals FeSO4 0.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide, which is SO3. Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gaseous state. Now decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction. Decomposition important है, used in various industry. Calcium oxide is also quicklime or lime or quicklime. It has many uses. One of its one is the manufacture of cement. So when the decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. तो सबसे पहले रिएक्शन देखो, CaCO3 जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट
और इस ये सॉलिड स्टेट में इसको हीट करोगे, ये आपको देगा CaO, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में, इसको हम लोग कहते हैं लाइम और क्विक लाइम या प्लंट लाइम, प्लस CO2 जो कि आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन दिस इज इन गैशियस स्टेट। अब ये जो रिएक्शन आपका हुई, ये इसमें किसकी प्रेजेंस में हुई? ये आपकी हीट की प्रेजेंस में हुई, हीट की वजह से रिएक्शन हुई। तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं, तो जब हीटिंग की वजह से कोई रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप अनदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आ जाओ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लेना है? 2 kg of lead nitrate powder in the boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongues and heated over the flame. तो आपको boiling tube को pair of tongue से जो है पकड़ना है और उसको over the flame थोड़ी देर आपको रखना है। तो आप कुछ चेंज आप नोट करोगे। कैसे चेंज नोट करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि एक गैस का फॉर्मेशन होता है, ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे? आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका जो है एक पर्सिपिटेट का भी फॉर्मेशन जो है हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है बताओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मतलब प्रेसिपिटेट नहीं, आप बोल सकते हो रेसिड्यू का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। ठीक है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फ्लेम्स, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं NO2। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, तो कैसा रिएक्शन होता है? 2 PbNO3 होल ट्वाइस, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में हीट करोगे तो आपको मिलेगा 2 PbO जो कि आपका S स्टेट में लेड ऑक्साइड, जिसको हम लोग येलो रेसिड्यू भी बोलते हैं, और प्लस 4NO2 जो कि आपका गैशियस स्टेट में होगा, और इसको हम लोग जो है ब्राउन फ्यूम निकालने के लिए जिम्मेदार मानते हैं, और प्लस O2 जो कि आपका गैशियस स्टेट में होता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपकी है। ठीक है, तो मैं तो बोलती हूँ जितने बुक में रिएक्शन दिए उनको बेटा अच्छी तरह से याद कर लेना, उनकी फिजिकल स्टेट्स भी याद कर लेना। ठीक है, तो आप दूसरा टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो। डिकम्पोजिशन जो दूसरे टाइप का होता है वो होता है आपका जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा के कुछ चीज़ तुड़वा रहे हो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो आप लोग उसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको प्लास्टिक मग लेना है, उसमें 2 होल्स करने हैं एट द बेस एंड फ्रंट। वी हैव टू फिट द रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स एंड इंसर्ट द कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन। उसका कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू द 6 volt बैटरी एंड फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। एड अ फ्यू drops of dilute sulfuric acid to the water. Take two test tube filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. Then switch the current and leave apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles in both the electrodes. These bubbles displace the water in test tube. Is the volume of gas collected in is the same in both test tube? Once the test tube are filled with respective gases, remove them carefully. Test these gases one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. Caution: the step must be performed carefully by the teacher. What happens in each case? Which gas is present in test tube? ठीक है, तो देखो प्लास्टिक मग लेना है, उसमें 2 होल जो है ड्रिल करने हैं, रबर स्टॉपर्स लगाने हैं, रबर स्टॉपर्स में जो है आपको कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो है फिट करने हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड्स फिट करने के बाद इनको जो है इलेक्ट्रोड्स को जो है एक 6 volt की बैटरी से कनेक्ट करना है। फिर उसमें वाटर डालना है मग में, ठीक है, इलेक्ट्रोड जिसमें है, और उसके बाद फिर आपको कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल लो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल लो, इट्स योर चॉइस। इसको हम लोग इसलिए डालते हैं बच्चे ताकि आपका जो रिएक्शन है तो आपका वाटर थोड़ा सा रिएक्टिव बन सके। ठीक है, वरना वो रिएक्टिव नहीं हुआ है, वो मतलब न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिनको जो वाटर से फिल्ड हो, और उनको जो है इन्वर्ट कर देना है कार्बन इलेक्ट्रोड्स में। उसके बाद फिर आपको जो है जो करंट है उसको जो है स्विच ऑन करना है, और अपैरेटस जो है उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना। तो आप देखोगे बच्चे की जो बबल्स का फॉर्मेशन दोनों इलेक्ट्रोड्स में होता है। ठीक है, और जो बबल्स हैं क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस करना है वाटर को। ठीक है, ठीक है बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अभी क्या हुआ, किसी का कॉल आ गया था, तो हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारे पास वो इतनी फैसिलिटी तो बेटा होती नहीं है, तो नॉर्मल फ़ोन से ही मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है यूट्यूब चैनल की, तो मैंने नॉर्मल फ़ोन से ही वीडियो बना रही हूँ मैं। ठीक है, PDF निकाल के, तो इसलिए बेटा कभी कभार फ़ोन आ जाता है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो अब जो ये बबल्स, तो अब आपके 2 गैसेज हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या वॉल्यूम दोनों गैसों का सेम है दोनों टेस्ट ट्यूब में? तो बेटा इट इज़ नॉट सेम, क्योंकि देखो जो आपकी अभी देखो आपके 2 रॉड्स होते हैं, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। कैथोड और एनोड, कैथोड मतलब नेगेटिव साइड वाले,
और एनोड मतलब पॉजिटिव वाले। तो अब देखो पॉजिटिव वाले में कौन सी गैस इकट्ठा होगी, ऑक्सीजन, ठीक है। और क्योंकि देखो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कैथोड में बेटा आपकी हाइड्रोजन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट ट्यूब है, तो ये जो इसका रीज़न है कैथोड में क्यों हाइड्रोजन गई है, एनोड में क्यों ऑक्सीजन गई है, मेरे को पता है बहुत बच्चों के सवाल मन में जो है क्वेश्चन आ रहा होगा। चिंता मत करो बच्चे, इंटेक्स क्वेश्चन वाला जो सेशन आएगा ना, उसमें ये डाउट पूरा अच्छी तरह मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी सेशन बहुत लंबा हो गया, अगर मैं और डिटेल में जाऊँगी तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल सी दिस इन आर इंटेक्स क्वेश्चन वाला वीडियो में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आपको गैसेस को टेस्ट करना है बर्निंग कैंडल के पास लाके। ऐसा क्यों कहा इन्होंने बर्निंग कैंडल के पास लाके, क्योंकि देखो दोस्तों अगर आप बर्निंग कैंडल के पास लाओगे और जो हाइड्रोजन होगी उसकी पहचान हो जाएगी। हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड से जो है बर्न होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन जो बची हुई गैस होगी दूसरी वाली, वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही होगी, ठीक है। तो इस सबको दोनों गैसों का पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, एक्टिविटी है 1.8, जिसमें आपको फोटोलिसिस के बारे में आप पढ़ोगे, या फिर जिसको आप लोग फोटोलिटिक भी कहते हो, ठीक है। फोटोलिटिक, और ये जो आपने पढ़ा अभी ये इलेक्ट्रोलिटिक था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो फोटोलिसिस के बारे में अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो यहाँ पे देखो, टेक 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द चाइना डिश। सिल्वर क्लोराइड को लेना है। सिल्वर क्लोराइड बच्चे आपके वाइट कलर का होता है। व्हाट इट इज कलर, व्हाट इज इट्स कलर, तो इट इज़ वाइट इन कलर। प्लेस द चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम। सनलाइट के पास आपको रखना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ ग्रे, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो आप देखोगे बच्चों वो ग्रे कलर की हो जाएगी। सो यू विल सी दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। जैसे बच्चा ये रिएक्शन क्या होगा, 2AgCl जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2Ag जो कि 2Ag जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस क्लोरीन गैस जो कि आपका जो है अगेन गैशियस स्टेट में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। 2AgCl जो है आपका क्या है, वाइट इन कलर है, सॉलिड स्टेट में सनलाइट की प्रेजेंस में इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2Ag प्लस क्लोरीन गैस। तो 2Ag अगेन आपका सॉलिड स्टेट में होगा, क्लोरीन गैस आपकी गैशियस स्टेट में होगी, जो आपके बच्चे उड़ी जाती है जनरली। और जो ये 2Ag होगा ये आपका ग्रे कलर का होगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का भी इसी तरह होता है बच्चे। सिल्वर ब्रोमाइड का किस तरह होता है, देखो 2AgBr, 2AgBr, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो हो जाएगा 2AgS जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होगा 2Ag यानी कि आपका सिल्वर, और जो कि आपका ग्रे हो जाएगा। और ब्रोमाइड की जो गैस होगी, ब्रोमीन गैस, वो भी आपकी जो है प्रोड्यूस होगी, जो कि जनरली उड़ जाती है, तो गैसियस स्टेट में होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो 2AgBr है ये जो है पेल येलो कलर का होता है, और जो 2Ag है वो आपका ग्रे कलर का होता है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा, वाई सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। डार्क कलर बॉटल्स में क्यों रखते होंगे, ताकि जो सनलाइट है बच्चे उससे ही सॉल्यूशन बचा रहे। क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी भी सनलाइट आ गई ना, तो सनलाइट की वजह से क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये रिएक्ट करता है, और ये अगेन इसी दो चीज़ों में जो है टूट जाता है, ठीक है। तो अब देखो what form of energy is used what form of energy is causing these decomposition reaction. We have seen that decomposition reaction requires energy either in the form of heat, sunlight or electricity. For breaking down reactants in which energy is absorbed are called endothermic reactions. अब देखो ये जो जितने भी रिएक्शन थे बच्चे, इसमें आप एनर्जी एब्जॉर्व करवा रहे थे ब्रेक डाउन के लिए, है ना। तो इसमें जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करूँ, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें भी मूवमेंट होता होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट वाला जो रिएक्शन है इसको देखें तो इसमें सबसे पहले आपकी एक्टिविटी 1.9 आती है। आपको 3 आयरन नेल्स लेनी है, क्लीन देम बाय रबिंग इन सैंड पेपर, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B. In each test tube take 10 ml of copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully on the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes and keep iron nail aside for comparison, ठीक है। So now after 20 minutes take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution B and A
ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ वन केप्ट असाइड। ठीक है, तो आपको कंपेयर मतलब आपको क्या लेना है, आपको 2 आयरन नेल लेनी है बच्चे। ठीक है, आपको 2 वो लेना है टेस्ट ट्यूब, एक को ए बोल लो, एक को बी बोल लो। एक टेस्ट ट्यूब में जो है आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो है आयरन नेल डाल देनी है, दूसरे में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब जब आप डालोगे तो थोड़े समय बाद 20 मिनट बाद जो है आयरन नेल निकाल लेना। तो इससे जब आप इंटेंसिटी ऑफ कलर देखोगे तो आपको चेंज दिखेगा, और दूसरा बच्चे आपको जो है कहीं ना कहीं आयरन नेल के कलर में भी जो है चेंज दिखेगा, आयरन नेल में कुछ डिपॉजिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिया है। तो एक है आपकी आयरन नेल जो कि बिल्कुल वैसी कलर की है, और एक दूसरी आप देख सकते हो आयरन नेल जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकालते हो तो उसमें कुछ ही अजीब सी ब्राउन लेयर जो है चढ़ जाती है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो एक टेस्ट ट्यूब का तो बिल्कुल अच्छा सा ब्लू है, लेकिन जो आपको टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें आपने आयरन नेल डुबाई थी उसका अगर आप देखोगे तो उसका जो टेस्ट ट्यूब में जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा पेल ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो ये रिएक्शन है ये कैसे हुआ। ठीक है, वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। तो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब क्या है, ये Fe जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है प्लस CuSO4 जो कि आपका एक्वस स्टेट में है। जब रिएक्शन करते हो इसका तो ये आपको मिलता है FeSO4 जो कि आपका एक्वस स्टेट में होता है, आयरन सल्फेट पेल ग्रीन कलर का होता है, प्लस Cu जो आपका है वो अलग हो जाता है, S वो सॉलिड स्टेट में उत्पन्न होता है और वो आपकी आयरन नेल के ऊपर जो है चढ़ जाती है उसकी परत। ठीक है, तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे दोस्ती तोड़ दी है सल्फेट ने कॉपर से, और सल्फेट ने दोस्ती कर लिया आपकी आयरन से। तो बच्चे इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका एक रिएक्टिव मेटल होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को जो है डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो, जिंक जो कि एस है प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि आपका है CuSO4 एक्वस स्टेट में, ये आपका ब्लू कलर का होता है। जिंक सल्फेट में चेंज होगा, ZnSO4 एक्वस स्टेट में कलरलेस होता है, प्लस आपका Cu जो कि S होगा सॉलिड स्टेट में होगा। अब देखो Pb यानी कि लेड आपने लिया सॉलिड स्टेट में, प्लस CuCl2 जो कि आपका है कॉपर क्लोराइड जो कि आपका कौन से कलर का होता है, अगेन ये होता है आपका ब्लूइश ग्रीन कलर का, और ये आपका चेंज होगा PbCl2 एक्वस स्टेट में जो कि आपका कलरलेस होता है, प्लस Cu जो कि आपका सॉलिड स्टेट में उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो बच्चे में से पूछते हैं मैम ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो बच्चे इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है बेटा आपकी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ आप मेरे को मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप उसको निमोनिक्स बना के याद करो, जैसे करो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो के तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ठीक है, ये आपकी बेटा पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका ये पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव है आपका प्लेटिनियम। ठीक है, तो आई होप जो है ये जो आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ है याद रहेगी और आप इसको याद रखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा आपको क्या लेना है, आपको 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। अनदर टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको जो है मिक्स करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पर्सिपिटेट का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो आप वाइट कलर का सब्सटेंस देखोगे विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इस फॉर्म, ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं पर्सिपिटेट कहते हैं। और कोई भी रिएक्शन जो पर्सिपिटेट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो पर्सिपिटेशन फॉर्म हुआ है तो ये पूरा रिएक्शन किस तरह का होगा आपका, ये होगा सबसे पहले आपने के लिए सोडियम सल्फेट लिया तो ये Na2SO4। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस BaCl2 जो कि आपका अगेन एक्वस स्टेट में होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा BaSO4 जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होगा, पर्सिपिटेट है, और प्लस ये आपका हो जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा रिएक्शन है जो कि 2NaCl आपका एक्वस स्टेट में ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बेटा एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना उसके लिए बेटा एक कंडीशन होती है,
और वो कंडीशन क्या होती है आपकी, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है आपका, कि जो आपके नेसेसरी कंडीशन है कि जो बोथ आपके वो हैं रिएक्टेंट्स, उनको एक्वस स्टेट में होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों को एक्वस स्टेट में होना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ क्राइटेरिया है, कंडीशन है, दोनों को जो है एक्वस स्टेट में होना पड़ेगा। ठीक है, शुड बी इन एक्वस स्टेट। ठीक है, रिएक्शन टू टेक प्लेस इन बोथ द रिएक्टेंट शुड बी इन एक्वस स्टेट। तो ये इसकी कंडीशन है नेसेसरी। ठीक है, बेरियम क्लोराइड इसलिए नहीं है क्योंकि बेरियम क्लोराइड बच्चा आपका पर्सिपिटेट फॉर्म हुआ है। और ये पर्सिपिटेट कौन से कलर का होता है, ये पर्सिपिटेट आपका होता है बेटा वाइट कलर का। ठीक है, पर्सिपिटेट के लिए डाउन एरो का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो रिएक्शन नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज दिस। व्हाट कॉजेज दिस मतलब ये किसकी वजह से हुआ है। सो द वाइट पर्सिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 जो कि आपका है सल्फेट प्लस Ba जो कि आपके आयंस भी ऊपर दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो SO4 यहाँ पे 2 नेगेटिव दे रखा है और Ba+2। सो अदर एलिमेंट फॉर्म जो कि सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स में जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है वेयर यू तो रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड। सेकंड आपको इसलिए दे रहा है कि इसमें हमने लेड की जो वैलेंसी है वो सेकंड ली है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पर्सिपिटेट फॉर्म, तो पर्सिपिटेट का कलर क्या फॉर्म होता है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्सिपिटेट फॉर्म। तो पर्सिपिटेट का कलर मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेड और लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड आपके कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, कैन यू नेम द कंपाउंड पर्सिपिटेट, तो वो होता है लेड आयोडाइड, मैंने आपको बता दिया। और राइट द बैलेंस इक्वेशन इन दिस रिएक्शन, तो बैलेंस इक्वेशन मैंने आपको वहाँ बताई थी, वो थी PbNO3 होल ट्वाइस जो कि सॉलिड स्टेट में है, सॉरी जो कि आपका एक्वस स्टेट में है, प्लस आपका ये हो जाएगा 2Ki जो कि आपका है पोटेशियम आयोडाइड जो कि अगेन आपका जो कौन सी स्टेट में है, ये आपका एक्वस स्टेट में है। दिस विल कन्वर्ट इन 2KNO3 जो कि आपका किसमें होता है, एक्वस स्टेट में होता है, प्लस PbI2 जो कि आपका है लेड और आयोडाइड जो कि आपका किसमें होता है, सॉलिड स्टेट में होता है क्योंकि ये PPT है, पर्सिपिटेट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिएक्शन इसमें क्या लेना है आपको, चाइना डिश में 1 kg ऑफ कॉपर पाउडर लेना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो ये कॉपर पाउडर है ये जो है इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक कलर की कोटिंग आपकी इसमें लग जाएगी, ब्लैक कलर की कोटिंग। ठीक है, तो व्हाट इज दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म, तो दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड करा गया है इसलिए ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है जो कि ब्लैक कलर का है। अब कॉपर क्या है, इनिशियली शाइनी ब्राउन कलर जो है मेटल है, तो ये जगह 2CU जो कि आपका है शाइनी ब्राउन कलर मेटल प्लस O2 व्हेन यू विल हीटेड यू विल गेट 2CuO जो कि आपका होता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर की होती है। अगर आपने हाइड्रोजन इसमें पास करवा दी जो आपका CuO है, तो जो ब्लैक कोटिंग होती है सरफेस में वो ब्राउन हो जाती है, फिर से रिवर्स रिएक्शन होता है तो कॉपर आपको ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CuO+H2, जब हीट करोगे तो आपको मिलेगा Cu+H2O। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ नोटिस हो रहा है, यस बच्चे, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे Cu अलग हो रहा है और जो हाइड्रोजन है वो O के साथ जो है कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन if the substance gains oxygen during the reaction it is said to be oxidized, and the substance lose oxygen during the reaction it is known as reduction. So during this reaction copper oxide is losing oxygen and is being reduced और हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो अब डिस्टन एक चीज़ क्वेश्चन इसमें पूछता है ना बोर्ड एग्जाम में आपका कि क्या जो है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो बच्चे क्या लिखते हैं, बच्चे लिख देते हैं कॉपर। अरे कॉपर का थोड़ी ना हो रहा है बेटा, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, तो पूरा वो लिखोगे। ठीक है, तो ये जो है इसका रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। सो in other words one reactant get oxidized while other get reduced during the reaction, so the such reactions are known as oxidation reduction reaction जिनको हम लोग redox reaction भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे है Cu+H2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का हुआ जो कि हुआ H2O में, और रिडक्शन किसका हुआ CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का, और कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई, Cu यानी कि कॉपर में। तो सब अनदर एग्जाम्पल्स या फिर कुछ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर, पहला आपका है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन आपका बेटा रिडक्शन एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपका हो जाएगा Zn+CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
और इसी तरह मैंगनीज ऑक्साइड जो कि है MnO2 + 4HCl जो कि आपका है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो विल गिव यू MnCl2 + 2H2O + क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन, ये दो रिएक्शन भी मैंने आपको जो है बता दिए, रिडॉक्स रिएक्शन ने भी। तो इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO जो कि है कार्बन मोनोक्साइड, एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू Zn। सो इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, ठीक है, ऑक्साइड हो गया Cl2 में, और वेर एज MnO2 is reduced to MnCl2. From the above examples, we can say that if the substance gains oxygen or lose hydrogen during the solution, during the reaction, it is said to be oxidized. And if the substance lose oxygen and gains hydrogen during the reaction, it is said to be reduced. ठीक है, तो अब रिएक्शन नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डार्जिंग वाइट फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन एंड चेंजेस इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड ड्यूरिंग इन दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, देखो 2Mg + O2 विल गिव यू 2MgO। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा आपका, इसमें आपका जो आपकी मैग्नीशियम है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो इफेक्ट है वो क्या आपने देखे हैं एवरीडे लाइफ में। सबसे पहले बेटा इसमें आपको दिया है एग्जाम्पल कोरोजन। So you must have observed the iron articles are shiny, but when they get coated with reddish brown powder when left for some time, तो आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन सी लेयर हो जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जंक कहते हो। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। अब ये रस्ट होकर हम रस्टी तो हुआ है, कुछ बड़ी चीज़ तो होना है, खाली कलर ही तो चेंज हुआ है। कलर नहीं बेटा, मेटल के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी चेंज हो जाती है। मेटल आपका बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा ना ब्रिजेस टूट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि भाई जंक लग जा रहा है, उनकी जो पूरी क्वालिटी है वो ख़राब हो जा रही है, राइट। तो टर्निश इन सेम मैनर, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग formed by copper and silver. So when the metal is attacked with substance around it such as moisture, acid, etc., so it is said to be it is said to corrode, and this process is known as corrosion. So black coating on silver and green coating on copper are the example of corrosion. कभी कभी बेटा आपने देखा होगा आपकी केमिस्ट्री लैब में ना कई समय से पड़े पड़े होते हैं कॉपर के कुछ यूटेंसिल्स ना, बहुत पुराने होते हैं जो, तो उनमें जो है ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। ठीक है, बहुत ग्रीन कलर की उसमें लेयर बनती है। अब वो ग्रीन बेटा मैं कैसे बताऊँ आपको, लेकिन ग्रीन कलर होता है उसमें, पेल ग्रीन कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर में, तो वो भी जो है क्या एग्जांपल है कोरोजन के। अब कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स and all object made up of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem every day. Enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion chapter 3 के metals और नॉन मेटल्स में आप corrosion के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अब आप आते हैं रेंसिडिटी में। रेंसिडिटी, हैव यू टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा जो आपके चिप्स के पैकेट्स हो, चिप्स के पैकेट में नहीं, आपने देखा होगा कई बार आपकी मम्मी घर में कुछ मतलब वो बनाती है ना, सेम नहीं बच्चे आपने खाए होंगे, होली में बनते हैं, गुजियाएँ होती हैं, मतलब जो भी फैट वाले आइटम्स होते हैं जो आपकी मम्मी बनाती है घर में, कई बार जब लंबे समय तक आप उनको खुला खुला छोड़ दो तो बेटा उनसे स्मेल आने लग जाती है, उनका टेस्ट में बदलाव होने लग जाता है। सो व्हेन द फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आपके बिस्कुट तो नहीं लेकिन नमकीन आपने देखा होगा, नमकीन हो गई और जो भी आपकी चिप्स वगैरह होते हैं, जब आप लंबे समय तक इनको खोला छोड़ देते हो तो बेटा क्या होता है, इनको ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं खाने में क्रंची नहीं लगते हैं, दबे दबे से लगते हैं, अजीब सा स्वाद आता है, इनका स्वाद भी अच्छा नहीं आता है ना। तो दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल में डाले जाते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और आपने देखा होगा कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं दे फ्लश द बैग्स ऑफ चिप्स विद द गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये थे आपके एवरीडे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ इफेक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्शन इस तरह से हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आपके पेशेंस के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।